एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे क्लास 7 का, जिसका टाइटल है एयर। उसका आज लेक्चर का जो फोकस है वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम कंपोजिशन देखेंगे, एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, वेदर और क्लाइमेट देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और क्वेश्चंस देखेंगे आज के लेक्चर के, और लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। अब आपको पता है, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो सारा एयर होता है जो ट्रैप हुआ हुआ होता है, वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है, ये सब एक ब्लैंकेट काइंड ऑफ में ट्रैप हुआ हुआ है। अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो सारा एयर हमारे अर्थ से बाहर चला जाए और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी ब्रीथ करने के लिए। साथ ही जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं वो हम पे डायरेक्ट आके पड़ेंगी। जब सारी हार्मफुल रेज आकर पड़ेंगी तो हम लोग जल जाएंगे, हम लोग बेक हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा हीट आएगी सन की, और रात में क्या होगा, हम लोग फ्रीज हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं इनको बचाने की, इन मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होने नहीं देता, उनको बचाता है। इसलिए हमारे लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हो गया कि ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है हार्मफुल रेज से बचाता है। तीसरा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं होती। तो तीन इंपॉर्टेंट तो यही हो गए। अब देखते हैं कंपोजिशन क्या होता है एटमॉस्फेयर का। अब हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होती है वो तो 78% होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। ये तो नाइट्रोजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई। बाकी 1% रिमेनिंग अदर गैसेज होती है, जैसे कि आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई। ये बहुत कम कम क्वांटिटीज़ में है। इसके अलावा हमारे पास डस्ट होती है एयर के अंदर, और मतलब अदर फॉर्म ऑफ गैसेस भी होती हैं। मतलब डस्ट पार्टिकल, गैसेस के साथ आपको डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं एयर में। कभी कभी आप जाओगे, बहुत विंडी एयर होती है, विंड मतलब बहुत हवा चल रही होती है, आंधी आ रहा होता है, तो आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। कभी कभी इतनी तेज़ आंधी आती थी कि जो गार्बेज होता है वो भी उड़ उड़ के आता है। तो ये सब एयर के अंदर ही मिलता है। अब एक गैस होती है नाइट्रोजन, जो होती है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल होती है हमारे एयर में। ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो प्लांट्स को पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। अब जो लेकिन ये जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते इसको ना। मतलब बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में, वो कन्वर्ट करते हैं। जब वो कन्वर्ट करते हैं तब प्लांट्स उनको यूज़ कर सकते हैं। वो डायरेक्ट एयर में से यूज़ नहीं कर सकते नाइट्रोजन। इसको आप याद रखिए। अभी आपकी क्लास में इतना ही इनफ है पढ़ाने के लिए कि जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, पहले कन्वर्ट होती है बाय बैक्टीरियाज इन द सॉइल। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम मतलब हम इनहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे लंग्स पे भी जाती है, और हम फिर उसको लेकिन उसको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। हमें जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीजन, और प्लांट्स को चाहिए होती है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा कंपोजिशन। इसमें 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 0.04, और अदर गैसेज जिसमें मोस्टली आर्गन होती है वो होती है 0.96। अब जो ऑक्सीजन है सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गई नाइट्रोजन, क्योंकि वो 78% है। दूसरी हो गई ऑक्सीजन, क्योंकि वो 21% है। अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल है क्योंकि ये 78 है, इसके बाद ऑक्सीजन ही ज़्यादा प्लेंटी है। अब ये दोनों को चाहिए होती है, ह्यूमंस को भी चाहिए होती है और एनिमल्स को भी चाहिए होती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन, जो आपने सुना होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वो ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में बैलेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना ज़्यादा ठंड होती, मतलब बैलेंस आ जाता है। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो प्लांट्स बनाते हैं, और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो वो हम रिलीज़ कर देते हैं और एनिमल्स रिलीज़ कर देते हैं, तो बैलेंस बन जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट है। ऐसा नहीं कि आज 21% है ऑक्सीजन, कल को 30% हो जाएगी। दो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ रहा है हमारी वजह से, हम इतने ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, उसका एमिशन बढ़ रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका कंटेंट सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि
धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे, ट्रीज़ को, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ट्रीज़ हम कट करेंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो इम्बैलेंस बन जाएगा। अभी क्या होता था कि जितना हम ऑक्सीजन हमें चाहिए होता था उतना हमें प्लांट से मिल जाता था। अभी क्या हो रहा है, हम प्लांट्स इतने ज़्यादा काट रहे हैं, ट्रीज इतने ज़्यादा काट रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन का लेवल तो कम होता जा रहा है, और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो ये बढ़ती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, जो हमारे ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो हमारे प्लानट को गर्म करती हैं, और हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लानट को गर्म करती है, हमारे प्लानट का टेम्परेचर मेंटेन करती है। मेन तो इसका लॉजिक था कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करती थी, लेकिन आजकल ये एक्सेस में हो रही है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हीट करने लगी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, और हम इसको रिलीज़ करते हैं, तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम उतना नहीं ले पा रहे, मतलब हम उतना प्लांट्स नहीं लगा पा रहे कि वो उतना ऑक्सीजन बनाए, लेकिन हम प्लांट्स को काट रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हम उसका मतलब और प्लांट्स नहीं लगा रहे ताकि और ऑक्सीजन बने, तो इसलिए परफेक्ट बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की, मतलब पॉपुलेशन तो देखो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्लांट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, प्लांट्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम बार बार उन्हें काट रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं। हम इतने हम प्लांट नहीं करते जितने हम काट देते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये बैलेंस इम्परफेक्ट होता जा रहा है, परफेक्ट बैलेंस नहीं बन रहा। अब हम साथ ही साथ हम फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी, और जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी तो एनवायरनमेंट हमारा गर्म होगा, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा था कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है, जिसकी वजह से जो सन की हीट है ना, वो जो अर्थ की हीट है, जैसे ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये रेज आ रही हैं, तो कुछ कुछ रेज अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रेडिएट बैक कर देती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है वो एब्जॉर्बशन का होता है, एब्जॉर्ब करती है वो हीट को। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्बशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हीट होगा प्लानट हीट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए ग्रीन हाउस गैस बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रैप कर लेती है अपने अंदर हीट को, और जब ये ऐसा होगा तो फिर हमारा अर्थ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाएगा कि हम रह भी नहीं पाएंगे। तो एक बैलेंस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए। देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, तो परफेक्ट बैलेंस होने की ज़रूरत है। अब लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन ज़्यादा हो रही है, वो हमने देख लिया कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नो मेल्ट होने लगी है। स्नो मेल्ट होएगी तो स्नो मेल्ट बहकर तो ओशियंस में जाएगी, ओशियंस में जाएगी तो सी लेवल इंक्रीज़ होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होगा जो तो फ्लडिंग होगी, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूबने लगेंगे। मतलब कोस्टल एरियाज जैसे ये हो गया, ये कोस्ट हो गया, यहाँ पे पानी है, तो जब फ्लडिंग होगी तो ये पानी यहाँ पे इंक्रोच कर जाएगा, तो ये वाला एरिया में पानी भर जाएगा, तो यहाँ पे फ्लडिंग होने लगेगी। जब फ्लडिंग होने लगेगी तो परेशान हो जाएंगे एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, और वो अपनी अपनी जगह को छोड़ के भागेंगे, प्लांट्स भी वहाँ के डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है जो फ्लडिंग होती है, सब चीज़ मतलब पूरा एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है। प्लांट्स का कुछ नहीं पता कि कितने प्लांट्स गायब हो रहे हैं, मतलब गायब क्या, फ्लड के अंदर बह रहे हैं। ह्यूमंस का नहीं पता कि कितनी लाइफ लॉस हो जाती है। तो ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्लोबल वार्मिंग का। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो हमारे 5 लेयर्स में डिवाइड है अर्थ। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि यहाँ पे ही सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, यहीं से रेनफॉल होता है, यहीं से मतलब सारे चीज़ें जो है हमारे डे टू डे वेदर कंडीशंस होती हैं ना, वो इसी वाली लेयर से होती है। इसकी एवरेज हाइट ऐसे होती है कि कहीं पे तो कम होती है, जैसे इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, पोल्स पे जो होती है उसकी हाइट कम होती है। ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर के अराउंड इसकी हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की। फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है, इसकी हाइट जाती है 50 किलोमीटर के तक। और यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होता, यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं या फिर हॉट एयर बलून्स आपने देखा हो तो। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या होती है, जो हमारे हार्मफुल रेज आ रही होती हैं सन से, उनसे यूवी रेज जो होती हैं उनको वो ट्रैप कर लेती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करेंगी तो हम लोग जल जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट आएगी। तो इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर जो होती है वो थर्ड लेयर होती है, ये 80 किलोमीटर के तक एक्सटेंड होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जब मेट्रॉइड्स होते हैं स्पेस से आ रहे होते हैं, स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, तो इस लेयर में आके ना वो जल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेशर से आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में, यहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ डिक्रीज होता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, वो ऑलरेडी स्पेस से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे बर्न अप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। यहाँ पे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करने लगता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत हीट होती है। यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ से रेडियो वेव्स जा रही हैं, एक मिनट, अर्थ है, अर्थ से रेडियो वेव्स आ रही हैं, तो ये यहाँ से रेडिएट बैक हो जाती हैं। अर्थ से रेडियो वेव्स यहाँ गई तो ये इस वाली लेयर से वापस रेडिएट बैक होकर यहाँ पे आ जाती हैं। ये वाली लेयर अप टू 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर देती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आयनोस्फेयर होता है, मतलब यहाँ पे आयंस मिलेंगे, जो हम उसमें पढ़ते हैं साइंस में कि आयंस होते हैं, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस मिलते हैं, यहाँ पे मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ये सब जो होता है ना, वो वाली एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है, इसलिए इनको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं और आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। फिर जो लास्ट होती है वो होती है एग्जॉस्फेयर। ये बहुत, यहाँ पे जो लेयर है बहुत थिन लेयर होती है, यहाँ पे मतलब दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू स्पेस। यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे सैटेलाइट्स उड़ती हैं, यहाँ पे बहुत लाइट गैसेस मिलेंगी, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिसकी वजह से हम स्पेस में चल नहीं सकते, हम स्पेस में उड़ते हैं, फ्लोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंस एयर नहीं मिलती है, एग्जॉस्फेयर में लाइट एयर मिलती है, हीलियम, हाइड्रोजन, इसलिए हम स्पेस में फ्लोट करते हैं। अब ये देखो ट्रोपोस्फेयर, यहाँ के टेम्परेचर दे रखे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, फिर से यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, देखो 1200 डिग्री तक पहुँच रहा है। और यहाँ पे मतलब मेंटेन सा रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ा सकते हो, हॉट एयर बैलून, और यहाँ इसकी हाइट दे रखी है 12 टू 18 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ये 80 टू 90, ये 800 किलोमीटर, ये 800 टू 3000 किलोमीटर्स। यहाँ पे देखो मेटेरॉइड्स बर्न हो जाते हैं, और यहाँ रॉकेट उड़ा सकते हो, ये सैटेलाइट्स घूम रही हैं, ये स्पेसशिप घूम रही है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि करमन लाइन होती है 100 किलोमीटर पे, यहाँ से इसके बाद से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बोलते हैं कि इसके बाद से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब लेयर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। हमने पहले भी देखा था कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर क्या होता है कि जो हमारा डे टू डे कंडीशन होता है, आर टू आर कंडीशन होता है, जैसे अभी रेन हो रही है, थोड़ी देर बाद रेन नहीं हो रही है, तो उसको हम वेदर बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हम एक एवरेज देखते हैं, लाइक 30 ईयर्स का देख लिया या फिर 20 ईयर्स का देख लिया। अगर आपको देखना है कि हिमाचल में कैसा क्लाइमेट रहता है, तो आप उसको ऑब्जर्व करके ही तो बताओगे कि यहाँ पे कैसा रहता है। लेकिन जो वेदर है वो आप रोज़, अगर आप वेदर
तो अगर आप घूमने गए हो 3 दिन के लिए, तो आप उसी में देख के बता दोगे कि कैसा वेदर चल रहा है। कोई आपसे आके पूछे हिमाचल का वेदर कैसा था, तो आप उसको बता सकते हो। लेकिन क्लाइमेट अगर आप कहीं और स्टेट के हो तो आप क्लाइमेट नहीं बता सकते। क्लाइमेट बताने के लिए आपको वहीं रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तभी आप उसको बता सकते हो। वेदर आप इजीली बता सकते हो वहाँ जाकर, वो डे टू डे होता है। और ये भी होता है कि जैसे अभी बारिश हो रही है, रेन, और थोड़ी देर बाद सनलाइट दिख गई, तो ये भी वेदर कंडीशन में ही आता है, ये क्लाइमेट में नहीं आता। कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, तो आप उसको, मतलब क्या होता है कि वेदर से ना आपका मूड भी इफेक्ट होता है। अब जब गर्मी होगी, बहुत ह्यूमिड होगा, तो आप बहुत इरिटेटिंग से होंगे। और प्लीजेंट होगा तो आप बहुत खुश रहोगे। जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, प्लेन्स में, तो वहाँ पे मतलब रेनफॉल इतना नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब रेनफॉल होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत प्लीजेंट फील करते हो। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हो, तो वहाँ पे जब मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो डेली इतनी बारिश होती है कि आपको प्लीजेंट क्या इरिटेटिंग सा लगता है कि हाँ रोज़ ही इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि रुक ही नहीं रही है। तो ये वेदर से हमारा मूड भी चेंज होता है। और क्लाइमेट तो हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म में होता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेदर को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस और प्रेसिपिटेशन। अब जो एक कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री ऐसे बनाते हैं, जैसे लिखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। जो सी होता है वो सेल्सियस का होता है। तो ये जो ये मतलब इन्वेंट किया था कि डिग्री सेल्सियस, वो करा था एंडर्स सेल्सियस ने, जिसकी वजह से इसका नाम मतलब सेल्सियस पड़ गया, क्योंकि इसका सरनेम सेल्सियस था, तो इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं। अब क्या होता है, जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, आइस फॉर्म में आ जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है तो इवेपोरेट होने लगता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो करते हैं थर्मामीटर से, थर्मोमीटर से। ये तो आप लोगों ने अभी तक देखा भी होगा, आप लोग डॉक्टर के जाते होंगे तो आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं वो थर्मामीटर से, या तो आपके माउथ में लगाते हैं या फिर आपके अंडर आर्म्स में लगाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो होता है जो आप एवरीडे फील करते हो कि आज बहुत ठंडा है तो फिर आज का टेम्परेचर कम होगा, आज बहुत गर्म है तो आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो जो टेम्परेचर है वो मतलब जैसे आप देखोगे अभी धूप निकल रही है तो टेम्परेचर कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा क्योंकि धूप निकल रही है। और शाम को होते होते धूप चली जाती है तो आपको टेम्परेचर कम दिखेगा। तो मतलब एक दिन में भी आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बस सीज़न में ही मिलेगा कि समर है तो टेम्परेचर अलग है या विंटर है तो टेम्परेचर अलग है। डे और नाइट का भी डिफरेंस होता है, डे में अलग होता है, नाइट में अलग होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान का। राजस्थान में क्या होता है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत एक्सट्रीम, और रात को ठंडा हो जाता है। तो वो टेम्परेचर चेंज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, 2-3 डिग्री का ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज मतलब डे और नाइट में भी होता है। अब आपको पता ही है कि समर आर हॉटर देन विंटर्स, वहाँ समर में ज़्यादा गर्मी होती है। और ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जो इस पे डिपेंड करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सन की रेज कितनी आ रही है, सन की रेज कितनी फॉल करती है। कि आज अगर सन नहीं निकला, आज इंसोलेशन नहीं हुई, तो यहाँ पे बहुत कोल्ड होगा। और अगर इंसोलेशन अच्छी है तो वहाँ पे मतलब इंसोलेशन अच्छी है तो वहाँ पे हॉट सीजन होगा। तो जो इंसुलेशन है वो मतलब कैसे हमारी अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है। ज़्यादा इंसोलेशन हो रही है तो हाई टेम्परेचर, और ज़्यादा कम इंसोलेशन हो रही है तो फिर कोल्ड टेम्परेचर। तो जो इंसोलेशन होती है, ये से अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे पोल्स हैं। तो ये जो इक्वेटर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होती है, यहाँ पे अर्थ बहुत ज़्यादा
सन की रेज को रोक लेता है एज कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स पे ना इंसोलेशन कम होती चली जाती है, यहाँ पे हाई होती है। एक तो रेज भी स्लैंटिंग हो जाती है, तो इसलिए पोल्स हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं। दे आर फ्रीजिंग कोल्ड ऑलवेज, क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी कि हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे। सिटीज़ में आप कम देखोगे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, वो क्या करती हैं, सनरेज को ट्रैप कर लेती हैं। उनके अंदर ना मतलब वो जब हीट को ट्रैप करेंगी तो आसपास सारी बिल्डिंग्स ही हैं, तो ये पूरे एरिया में हीट ट्रैप हो जाती है। लेकिन विलेजेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो वो सन की रेज को ना रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ का एरिया ना ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। वहाँ पे बिल्डिंग्स जो है उसमें कंक्रीट मटेरियल यूज़ होता है, कंक्रीट मटेरियल यूज़ होता है, मेटल्स यूज़ होते हैं। और साथ ही जो रोड्स बनती है उसमें एसफॉल्ट यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो भी हीट ट्रैप कर लेते हैं। और ये जो हीट है वो रात को निकलती है, इसलिए मतलब रात को ऐसे लगता है कि गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको जो फ्लोर होता है, मतलब जो रोड होती है, उसमें से भी हीट निकलती हुई नज़र आएगी। अगर आप उसमें पानी डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा हीट और ह्यूमिड सा फील होगा, क्योंकि जो दिन में हीट ट्रैप हो गई है वो एकदम से निकल के आती है। तो जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रैप होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। इसलिए आपने कभी सुना भी होगा कि जो विलेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक ठंडे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि, लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है 4-5 डिग्री का। आसपास के विलेजेस में आप जाके देख सकते हो, तो वो 4-5 डिग्री आपको कम मिलेगा वहाँ टेम्परेचर। तो ऐसी ठंड में भी फिर वो 4-5 डिग्री ज़्यादा ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू आर सिटीज़, क्योंकि अभी भी वहाँ पे इंसुलेशन ट्रैप हो रही है। क्योंकि बिल्डिंग का ये थोड़ी है कि हमने मेटल निकाल के फेंक दिया ठंड में, यही होता है कि तो फिर जो इसलिए बोलते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करती हैं और टेम्परेचर बढ़ा देती हैं सिटीज़ का। फिर होता है एक एयर प्रेशर, मतलब जो फर्स्ट था जो इफेक्ट कर रहा था वो था टेम्परेचर, अब है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर आपको फील नहीं होता कभी भी, लेकिन हमेशा जो एयर होती है हमें वो प्रेस कर रही होती है, हमारे ऊपर बहुत फोर्स लगाती है। क्योंकि हम इसलिए भी फील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो बॉडी है हम काउंटर प्रेशर कर देते हैं। अगर वो ऐसे प्रेशर लगा रही है तो हमारी बॉडी ऐसे प्रेशर लगा रही है, तो हमें फील नहीं होता। लेकिन जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, आसपास बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर मिलेगा। वो आपको तब फील होगा कि जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तब आपको फील होता है। जैसे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर है तभी आप काइट फ्लाई कर पा रहे हो, अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो आप काइट फ्लाई नहीं कर पाते। तो एयर प्रेशर वही है कि जो अर्थ का मतलब एयर का वेट होता है अर्थ के सरफेस को, अर्थ की सरफेस पे, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। वेट ऑफ एयर जो वो एग्जर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब हायर एलिवेशन पे, मतलब एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स में ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है। जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है सी लेवल पे, और सबसे ज़्यादा कम होता है हाइट के साथ। अब आपको मैंने बताया था कि यू कांट वॉक ऑन मून। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि वहाँ पे एक कोई एयर नहीं है। तो जब कोई एयर नहीं है तो कोई एयर प्रेशर नहीं है, तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो दे कांट वॉक ऑन मून ऑल्सो। जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं या मतलब स्पेस में जाते हैं तो वो स्पेस सूट पहनते हैं। स्पेस सूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स होते हैं जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है। तो जब वो अगर वो स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, बाहर एयर तो है नहीं, बाहर स्पेस सूट नहीं पहना, बाहर एयर नहीं है, लेकिन जो उनकी बॉडी है वो तो काउंटर प्रेशर लगाती रहेगी। जब वो काउंटर प्रेशर लगाती रहेगी तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि वो प्रेशर लगाई जा रही हैं लेकिन बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए वो स्पेस सूट पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो बॉडी काउंटर प्रेशर लगा रही है वो जो एयर सूट में है, स्पेस सूट में, उससे बैलेंस हो जाए। इसलिए मतलब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है कि ये हाइट के जिस स्पेस में जाता है, स्पेस भी तो हाइट पे ही है, तो ये वहाँ पे ये एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता हुआ चला जाता है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता हुआ चला जाता है, ऐसे ही एयर प्रेशर भी डिक्रीज़ होता हुआ चला जाता है।
और एयर प्रेशर ना वेरी करता है, ऐसा नहीं है हर जगह हाई प्रेशर है या हर जगह लो प्रेशर है, इट डिपेंड्स। ये हॉरिजॉन्टली भी वेरी करता है, वर्टिकली तो वेरी कर ही रहा है कि ऊपर जा रहे हो तो एयर प्रेशर कम हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टली भी ये वेरी करता है। बट जो इसका वेरी मतलब ये वेरी क्यों करता है हॉरिजॉन्टली, चलो इसमें तो पता चल गया कि हाइट पे जा रहा है, एयर नहीं है इसलिए वेरी कर रहा है। हॉरिजॉन्टली भी वेरी करता है टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर होता है, और लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, देखो अगर आप ये है इसको हीट कर रहे हो, इसके अंदर पानी है, और ये जब टेम्परेचर होता है तो ये मतलब जब पानी हीटअप होता है तो ये ऊपर की तरफ चलता है, ऐसे ही तो जब ये गर्मी चीज़ है तो वो ऊपर जाएगी क्योंकि उसका वेट हल्का हो गया है। तो वही जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो एयर ऊपर जाती है और मतलब गर्म होके ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर बना देगी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। जब वो लो प्रेशर हो जाएगा तो वहाँ पे नीचे नॉर्मल रहेगा और ऊपर जाके लो प्रेशर बनाएगा, वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा। लेकिन वहाँ पे मतलब जब वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा तो वो लो प्रेशर हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, तो जब वो क्लाउड फॉर्म करेगा तो वो प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब वहाँ पे क्लाउडी स्काई दिखेगी और बारिश होने का वो रहेगा, मतलब चांसेस रहेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर तो क्लाउड्स बन जाते हैं और बारिश देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, मतलब लो टेम्परेचर होगा तो हवा ठंडी होगी, मतलब टेम्परेचर लो मतलब हवा ठंडी। जब वो हवा ठंडी होगी तो वो हैवी होगी तो वो नीचे रहेगी, वो ऊपर नहीं आएगी। तो जब वो हैवी रहेगी तो वो सिंक करेगी, हाई प्रेशर एरिया बना देगी, यहाँ पे हाई प्रेशर बना देगी, तो यहाँ पे क्लियर स्काई दिखेगा क्योंकि कुछ हवा में नहीं जा रहा है, ऊपर कुछ इवेपोरेट नहीं हो रहा है। तो लो टेम्परेचर जब होता है तो लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होता है, मतलब अपोजिट होते हैं। याद करने के लिए, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, अपोजिट होते हैं। और साथ ही जो प्रेशर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में होता है। ये सब आप आगे मतलब जब मॉनसून का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से मॉनसून समझ सकें कि इंडिया में मॉनसून वगैरह कैसे आता है। अब देखो एयर प्रेशर जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ऑल्सो, कि हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे कितने ज़्यादा टाइटली पैक हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड इज़ विंड। अब विंड का जो मूवमेंट है, मतलब जो हमारा एयर है उसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, उसको विंड बोलते हैं। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा इधर से इधर जा रही है, उसको विंड बोल देते हैं। तो ऐसे कोई मतलब विंड आप ऐसे नॉर्मली आप विंड नहीं देख सकते, लेकिन जब वो बहुत तेज़ होगी तो पत्ते गिरा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप चल भी नहीं पाते, इतनी तेज़ विंड होती है। कभी कभी आप इतनी तेज़ आंधी हो चलती है कि आपको धूल मिट्टी आने लगती है आँखों में, तो वो सब विंड उसको अपने साथ कैरी कर लेती है, डस्ट पार्टिकल्स को। कभी कभी ऐसा होगा कि आप मतलब चल भी नहीं पा सकते, या आपने कभी देखा होगा कि बारिश भी हो रही है तो आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हो और इतनी तेज़ हवा है कि आपका अम्ब्रेला पीछे की तरफ जा रहा है, आप उसको आगे नहीं लेके जा पाते। तो जो विंड्स होती हैं उनकी ना 3 कैटेगरी होती हैं। पहली जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, उसमें ट्रेड विंड्स आती हैं, वेस्टर्लीज आती हैं, ईस्टर्लीज आती हैं। ये मतलब कॉन्स्टेंटली चलती हैं, ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज हो गया, सीज़न चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएंगी, ये परमानेंट रहती हैं। एक होती है सीजनल विंड्स जो सिर्फ सीज़न में ही आती हैं, जैसे कि हमारा मानसून। और एक होती है लोकल विंड जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं होता है, जो सिर्फ लोकल एरिया में होता है, जैसे कि इंडिया में लू चलती है गर्मियों में, उसको हम बोल देते हैं लोकल विंड। अभी जो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज होती हैं, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, वो नाम ना इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि वो उस एरिया से चलती हैं। सपोज अ विंड इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट साइड, अब ईस्ट एक बार आपको रिवाइज करा दूँ, वेस्ट ईस्ट। अगर कोई विंड इधर से चल रही है,
इधर जा रही है, चाहे वो जा वेस्ट में रही है तो उसको हम ईस्टर्ली बोलते हैं, और ऐसी कोई इधर से आ रही है तो हम उसको वेस्टर्ली बोलते हैं। तो जो विंड का जो डायरेक्शंस होती हैं ना, वो इसी से डिफाइन होती हैं। अब ये देखो, ये हो रही है हमारी ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इधर हो गया, ये देखो इधर से ही आ रही है तो इसको बोल दिया साउथ ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं, ये सब हमारी परमानेंट विंड्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ये हमारा जो प्रेशर सिस्टम है उसमें ये देखो, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर का इक्वेटोरियल लो होता है, फिर ये हाई प्रेशर, फिर ये लो प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर। तो ये सब मतलब अभी ये आपका बेसिक है। आगे आगे जब आप मॉनसून पढ़ोगे और विंड्स के बारे में पढ़ोगे तो ये आपका इन डिटेल आ जाएगा। फिर विंड के बाद है फोर्थ और फिफ्थ में आता है मॉइस्चर एंड क्लाउड्स। एक चीज़ और होती है जो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब हम प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। और हमारा जो विंड होता है उसको हम मेजर करने के लिए विंड वेन लगाते हैं, ये हमारी विंड की डायरेक्शन बताता है। आपने कभी देखा होगा छतों पे कि एक बर्ड काइंड ऑफ लगी हुई होती है, ऐसे एक बर्ड काइंड ऑफ लगी हुई होती है, तो जिस साइड विंड की डायरेक्शन होती है उस साइड बर्ड का फेस हो जाता है। तो वो विंड वेन इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि विंड की डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। अब मॉइस्चर और क्लाउड्स देखते हैं। अब हमने देखा था हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी हम तो मैनुअली गर्म करते हैं, लेकिन जो सन की हीट होती है उससे भी वाटर इवेपोरेट होता है। तो जब वो वाटर इवेपोरेट होगा तो वो वाटर वेपर में बन जाएगा। तो जब वो वाटर वेपर बन जाता है तो वो हमारे एयर में घूमता है, जब वो एयर में घूमता है तो एयर में मॉइस्चर आ जाता है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है और बहुत ज़्यादा एयर बहुत गर्म हो जाती है। तो जब हमारी जो एयर है उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि वो वाटर वेपर को और मतलब होल्ड नहीं कर सकता, तो वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है तो वो वाटर फॉर्म के मतलब कंडेंसेशन का मतलब जो हमारा वेपर है उसको वाटर में कन्वर्ट करना, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में, आपके कपड़े भी नहीं सूखते हैं। अगर आपको पूरा दिन पसीना आता रहेगा, आपको चिपचिपापन अनकंफर्टेबल सा फील होता है, क्यों तो आप समझ सकते हो कि उस दिन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एयर है। तो जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जब बनेंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन भी होगा जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तब वो प्रेसिपिटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड्स बन गए और प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेशन तभी होती है जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। कभी कभी जैसे आप अगर एरोप्लेन में बैठे होंगे तो एरोप्लेन में देखने को मिलता है कि जो इंजन होता है उसका एरोप्लेन का वो भी कंडेंसेशन करता है, जिसकी वजह से ऐसा वाइट 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 मूवमेंट दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे ना मतलब मतलब हमारे एरोप्लेन के पीछे एक टेल टाइप चल रही है। अब नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वही होता है कि बारिश, हिंदी में मतलब सिंपल टर्म्स में बारिश को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन इज दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। और ये रेन हो गई। तो जो हमारा रेन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले तो हमारे एग्रीकल्चर में हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मर्स डिपेंडेंट है रेन के ऊपर। दूसरा, हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो भी हमारे रेन के थ्रू ही होता है। साथ ही जो रेन इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर डिपेंड, मतलब फेस्टिवल्स बनते हैं जब रेन होगी। कि काल बैसाख होता है एक, काल बैसाखी होती है, वो इसी पे डिपेंडेंट करती है कि रेन कैसी होगी। तो रेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान करती है क्योंकि फ्लडिंग हो जाती है, लेकिन अगर बहुत कम होती है तो ड्रॉट हो जाती है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। साथ ही क्या होता है
कि जब हम हिल साइड से ट्रीज़ हटा देते हैं तो रेन वाटर फ्लो कर जाता है नीचे, फ्लडिंग हो जाती है। तो रेनफॉल के मतलब ये है कि फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। 3 टाइप की रेनफॉल होती है मेन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक। आपकी मैं बस नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ लगा के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब रिलेटेड टू सन। सन से कैसे रिलेट होगा कि यहाँ से इवेपोरेशन हुई आपकी, मतलब ये वाटर वेपर फॉर्म में, फिर ये कंडेंस हुआ, कंडेंस हो गया, यहाँ पे क्लाउड बन गया, जब ये हैवी हो गया तो पानी आ गया। तो इसको सिंपल रेनफॉल मैकेनिज्म है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। दूसरा है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, दिस इज ओरोग्राफिक। इसमें होता है कि यहाँ से मॉइस्ट एयर चल रही है, यहाँ पे जब मॉइस्ट एयर चल रही है तो ये बहुत हैवी हो गया, तो इसने जाके वाटर वेपर ने यहाँ पे क्लाउड्स बना लिए। क्लाउड्स जब बहुत हैवी हो गए तो उन्होंने यहाँ पे रेनफॉल कर दी। और ये वाला जो एरिया होता है ये रेन शेडो एरिया होता है, क्योंकि जो मतलब ये विंडवर्ड साइड होती है, इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। विंडवर्ड साइड में ही सारा प्रेसिपिटेशन हो गया है। और ये वाली ये हो गई लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे कोई बारिश वारिश नहीं होती, तो इसको ओरोग्राफिक बोल देते हैं। तो इधर ही साइड सारी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, यहीं पे जहाँ सारी प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, इस साइड नहीं देखने को मिलती। क्योंकि जो कंडेंसेशन हो जाएगी उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होती है वो इसलिए भी हो जाती है क्योंकि माउंटेन बीच में आ जाता है, माउंटेन के उससे वो टकराता है क्लाउड और वो प्रेसिपिटेट कर देता है। फिर जो होती है थर्ड है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल को हम फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट्स पे बेस होती है। फ्रंट्स हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आपकी क्लास में इतना मतलब नेसेसरी नहीं है पढ़ना। तो क्या होता है, जो वार्म एयर होती है वो फोर्स होती है कि कोल्ड एयर पे चढ़ेगी। देखो ये कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर डेंस होता है तो वो नीचे हो गई, वार्म एयर हल्की होती है तो वो ऊपर जा रही है, तो वो यहाँ जाके क्लाउड बना लेती है और फिर रेन हो जाती है। तो बेसिक ही है ये, मतलब आपको बेसिक समझा रही हूँ, बट इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। The most important layer of the atmosphere is troposphere, thermosphere, mesosphere. Which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? Stratosphere, mesosphere. Next is, as we go up the layers of the atmosphere, the pressure increases, decreases, remains the same. When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called cloud, rain, snow. बहुत easy है। मैच द फॉलोइंग, आपके पास 4 ऑप्शन इधर हैं, 6 ऑप्शन इधर हैं, ये आपको मैच करके बताना है। अब कल के आंसर्स देख लेते हैं। ये थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं, पीपीटी में गड़बड़ हो गई थी अपने आप ही शायद। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? तो उसका आंसर है बीच। बीच इरोजनल इसलिए नहीं है। इरोजनल और डिपोजिशनल 2 चीज़ होती है, क्योंकि बीच इरोड होके नहीं बनी हुई है, क्लिफ इरोड होके बनती है और सी केव भी इरोड होके बनती है। बीच क्या होती है, डिपॉजिट होके बनती है। जब पानी अपना अंदर का सेडिमेंट्स यहाँ आके डिपॉजिट कर दे तो ये डिपोजिशनल फीचर है, इरोजनल नहीं है, अगर कन्फ्यूजन हो किसी को तो। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज मोरेन्स। फ्लड पेन तो रिवर्स का होता है और बीच भी सी का होता है। विच इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ? वॉल्केनो सडन मूवमेंट होता है, कल हमने देखा था। मशरूम रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट्स में मिलते हैं। ऑक्सबो लेक्स कहाँ मिलती हैं? रिवर वैलीज में मिलती हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ आइस, मिएंडर्स, रिवर्स। ये शायद गलत हो गए हैं ना मैच, मैं फिर से कर देती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। ग्लेशियर रिवर्स ऑफ आइस, मिएंडर्स रिवर्स में मिलते हैं। बीच आपको मिलेगा सी शोर पे। सैंड ड्यून्स, ये शायद शिफ्ट हो गया थोड़ा अपने आप ही। सैंड ड्यून्स डेजर्ट्स में मिलेंगे। वाटरफॉल आपको हार्ड बेड रॉक में मिलेंगे। अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ, ये सब उतना ही आ रहा है, ये बॉक्स शिफ्ट हो गया इधर उधर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करके बताएं कि क्या पसंद नहीं आ रहा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, पर फीडबैक ज़रूर दिए। थैंक यू।